everyone, this is Vishal. Let's continue with the current affairs session. And the word that was in news recently was the bridge fuel. Bridge fuel. अच्छा, ऐसा कोई भी वर्ड आपको कभी मिला करे, जैसे अभी यूपीपीसीएस या यूपीएससी कुछ भी होता है, साइंस टेक वगैरह क्वेश्चन आते हैं, एनवायरमेंट का क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा टर्म जो अभी पेपर में फ्लैश हुआ था या उससे रिलेटेड कोई हिंदू ने एडिटोरियल वगैरह निकाला था, ठीक है, वो न्यूज में था। ब्रिज फ्यूल अभी न्यूज में आया था। क्यों था? ब्रिज फ्यूल डील किससे करता है? बेसिकली नेचुरल गैस से डील करता है। ब्रिज फ्यूल इज द कॉमनली यूज्ड टर्म फॉर अ फ्यूल दैट विल पावर सोसाइटी with the least environmental cost while deploying the non-polluting renewable energy। यानी यहाँ पे दो वर्ड हैं, कोई भी ऐसा फ्यूल जो कि बहुत ही लंबे समय तक सोसाइटी को पावर करने में सक्षम है, यानी सोसाइटी को पावर करने में सक्षम है मतलब प्रोवाइडिंग अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, सस्टेनेबल सोर्स मतलब चलता रहे, खत्म नहीं होने वाला, एग्जॉस्ट नहीं होने वाला है, एट द लीस्ट इन्वायरमेंटल कॉस्ट। आपको पता है कोई भी फ्यूल होता है उसके इन्वायरमेंटल रिपरकशन होते हैं। आपने मान लीजिए कोयला जलाया, आपको पता है एयर पॉल्यूशन आप कर रहे हैं दुनिया भर का, आप उसमें पता नहीं कौन कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, पता नहीं क्या क्या छोड़ रहे हैं, सल्फर वगैरह सब छोड़ते हैं, ठीक है। और अगर आपने मान के चलिए पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, वो भी बहुत सारे एनवायरमेंटली एग्जॉस्टेबल पॉल्यूटेंट्स वगैरह छोड़ता है, एसपीएम वगैरह भी छूटने लगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मटेरियल। जैसे आप कोयला जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, आपने देखा बहुत सारी राख उड़ा करती है, ऐश उड़ा करती है। ये जो ऐश होती है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी जाके चिपक जाती है, जितनी छोटी होगी उतनी खतरनाक होगी। देखिए अगर ये ऐश है बड़ी, आपको लगता है बड़ी चीज ज्यादा खतरनाक होती है, बड़ी चीज होगी तो आपके नॉस्ट्रिल्स में तो हेयर होते ही, वो रोक लेंगे वैसे भी, लेकिन अगर वो माइन्यूट है, नॉस्ट्रिल्स को क्रॉस कर गई, नोज हेयर्स को क्रॉस करके अंदर चली गई, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत डीपर घुस जाते हैं, अंदर तक जाके चिपक जाते हैं। तो एसपीएम का साइज अगर एसपीएम 10 है और एसपीएम 2.5 है, तो दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? एसपीएम यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मटेरियल 2.5। जितना छोटा उतना खतरनाक। तो पॉल्यूटेंट वैसे पहली बात तो वैसे ही बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, और एसपीएम अपने आप में रिस्की होते हैं। तो एसपीएम वगैरह जिसमें ना हो, लीस्ट इन्वायरमेंटल कॉस्ट, कम से कम इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाए, ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस ऐसा फ्यूल चलता रहे, बाय डिप्लॉइंग द नॉन पॉल्यूटिंग और द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब आपको पता ही है, साइंस की क्लास में हमने पढ़ा था, जो रिन्यू हो सके, रिप्लेनिश कर सके खुद को। जैसे कोयला होता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है, कोयले का स्टॉक था आपने जला दिया, खत्म हो गया, थोड़ा ना रहेगा, लकड़ी थी जला दी, ठीक है, पेट्रोल था 2 टैंकर था उठा के जला दिया, खत्म हो गया, तो वो क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल है, खुद को रिन्यू नहीं कर सकता है। लेकिन सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, हवा है, चल रही है, जब तक चल रही तब तक आपकी पवन चक्की घूमेगी, भाई टरबाइन घूमेगी आपकी, ठीक है, पानी है बह रहा है, ठीक है, वाटर है एज अ सोर्स, पीने के पानी के रूप में तो उसे आप नॉन रिन्यूएबल कह सकते हो। लेकिन बात क्या, अगर वाटर रनिंग स्ट्रीम की फॉर्म में आपने बीच में टरबाइन लगा दी, वो तो वैसे भी बह रहा है, बहते हुए पानी से टरबाइन घुमा लो, बिजली बना लो, तो क्या है वो? रिन्यूएबल हो गया ना आपका, ठीक है। वही चीज सनलाइट के साथ में, अब आप कहते हो सोलर लाइट भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, अभी तो चल रही है ना, जब तक चल रही चलाओ उसको, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी रिन्यूएबल में आती हैं। तो ब्रिज फ्यूल एक कोलैकियल टर्म है, एक बड़ा सा वाइडर टर्म है, जो कि ऐसी फ्यूल्स के लिए यूज हो सकता है विच आर सस्टेनेबल फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, लेस environmental polluting यानी कि having the least environmental consequences and providing a renewable form of the energy. The goal of using a bridge fuel is to replace the bulk of today's fossil fuel dependent energy sources as we are doing transition towards the cleaner and the more renewable energy that is free from the greenhouse gas emissions. Now, natural gas was the news. ठीक है, एक्चुअली में ब्रिज फ्यूल ये वर्ड यूज हुआ, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था, वहां से ही निकाला गया है, अभी अप्रैल फर्स्ट वीक में ही आया था। तो नेचुरल गैस को आप ब्रिज फ्यूल के रूप में रिगार्ड कर सकते हैं फॉर कंट्रीज लुकिंग फॉर अ ट्रांजिशन दैट आर अवे फ्रॉम द कोल एंड ऑयल डिपेंडेंसी एज दे परस्यू अ पाथवे टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। अब अगर नेचुरल गैस न्यूज में आया था तो नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा देख लीजिए, विच गैसेस कैन बी कॉल्ड द नेचुरल गैस। Natural gas is a fossil fuel. Just like all the fossil fuels, it is a non-renewable resource. अब आप कहोगे अगर नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है तो उसको ब्रिज फ्यूल क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, अंतर यह है कि कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू द वुड और द कोल और द अदर सोर्सेज इट इज कंसीडर्ड रिन्यूएबल, ठीक है। तो टेक्निकली नेचुरल सोर्स क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि नेचुरल गैस एक तरह की गैस है ना, चाहे वो मीथेन हो आपकी, चाहे प्रोपेन हो, चाहे बुटेन हो, चाहे बायोगैस हो, एक लिमिटेड रिसोर्स है उसका, और जैसे आप यूज करोगे वो एग्जॉस्टेबल हो जाती है। तो नेचुरल गैस इज टेक्निकली नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, बट इट इज यूज्ड इन केस ऑफ ब्रिज फ्यूल। ब्रिज फ्यूल की तरह आप नेचुरल गैस को यूज कर सकते हो, लेकिन ब्रिज फ्यूल जो है वो स्पेसिफिकली रिन्यूएबल होते हैं इन नेचर। तो याद रखिएगा कि ब्रिज फ्यूल आर नॉट द सेम एज नेचुरल गैस, पहली चीज तो ये है। लेकिन ये कहा गया है कि नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड एज अ ब्रिज फ्यूल, बस ये अंतर याद रखिएगा, ठीक है। नाउ नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल व्हिच इज नॉन रिन्यूएबल इन द नेचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस व्हिच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उसमें प्रेजेंट हो, यानी कि CH4 हो सकता है, C2H2, या आप जो भी करिए C2H4, आपको कंपोजिशन पता ही थे, ब्यूटेन बुटेन ये सब चला करती है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, इनको आप कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हो? हाइड्रोकार्बन बोलते हो। इट इज अ कलरलेस
एंड ऑर्डरलेस गैस कंपोज्ड ऑफ 70 to 90% मीथेन। यानी अगर मैं कहूँ नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस की होती है तो आंसर विल बी मीथेन। ये पूछा गया क्वेश्चन। अदर इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड द इथेन, C2H6 एंड द प्रोपेन। यानी विच आर द थ्री प्रोमिनेंट गैसेस इन द नेचुरल फ्यूल? मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। अच्छा, जो आपके एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, घर पे जो गैस रखी होती है, अगर वो लीक हो रही है कुछ हो तो आपको अजीब सी स्मेल आने लगती है। आपको पता है आपके जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा भारी मात्रा में आपकी कौन सी होती है? मीथेन होती है, बुटेन होती है, प्रोपेन होती है। बुटेन और प्रोपेन का कंपोजिशन होता है, मीथेन तो उसमें होती नहीं है। तो मीथेन और प्रोपेन की स्मेल आती है क्या, या उसमें कोई गैस मिलाई जाती है ताकि लीकेज को आइडेंटिफाई किया जा सके? अगर कोई गैस मिलाई जाती है उसका नाम क्या है, ये कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में भी रिसेंटली पूछा गया था। ठीक है, कि जो नेचुरल आपकी प्रोपेन या बुटेन होती है उसका कोई नेचुरल ऑर्डर मेरे ख्याल से नहीं होता है। तो जो आपकी जो एलपीजी होती है उसमें कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन उसमें गैस मिक्स कर दी जाती है ताकि इन केस कहीं पे लीकेज हो रहा हो, अगर उसमें स्मेल ही नहीं तो आपका पता नहीं चले, घर में आग लग जाएगी। और वैसे अगर हल्की सी स्मेल आ गई तो आपको खिड़की दरवाजे खोल लोगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, नाउ द पॉसिबल इंप्योरिटीज इंक्लूड द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड द नाइट्रोजन। जो नेचुरल गैस होती है उसकी कंपोजिशन में मीथेन, इथेन और प्रोपेन ही होते हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ इंप्योरिटी भी होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड द नाइट्रोजन। इट इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट। इट नेचुरल गैस इन द कंप्रेस्ड फॉर्म इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स व्हिच इज नोन एज सीएनजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको आप व्हीकल में यूज कर सकते हो। आपने देखा हो जब कैब वगैरह बुक करते हो, पीछे की बैक सीट पे सामान रखने की कोशिश करते हो तो कैब वाला बोलता है भैया नहीं रख पाएंगे, पीछे हमारा सीएनजी का सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे गाड़ियों में जिसमें सीएनजी का सिलेंडर लगा होता है, या मतलब ऑप्शन दोनों होते हैं, डीजल भी पेट्रोल भी पड़ सकता है, सीएनजी भी, लेकिन कंपैरेटिवली रिन्यूएबल है। मतलब उनकी कंपैरिजन में वैसे तो नॉन रिन्यूएबल है बट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और कंपैरेटिवली सस्ता भी पड़ता है। बस क्या है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, मतलब गाड़ी में सीएनजी आपको इंजन लगाना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ द थिंग। इट इज यूज्ड for boilers and the air conditioner worldwide used for making fertilizers, mainly ammonia. Natural gas को bridge fuel भी कहा जाता है for those countries which are looking for transition away from the coal and oil dependency। यानी अगर आपको कोयले और ऑयल पे डिपेंडेंसी को खत्म करना है, you need to switch to natural fuels, जिनको bridge fuel भी कहा जाता है। Hailed as energy cleaner source than other fossil fuel, especially the coal, natural gas has a relatively less climate impact because it emits 50% less carbon dioxide into the atmosphere। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, नाउ एक और वर्ड न्यूज में रहा था, कैराकल। एक आप देख रहे हो बिल्ली जैसा जानवर पीछे दिखाई दे रहा है, उसके सींग टाइप के कुछ निकले हुए हैं, सींग नहीं बेसिकली, उसके कान है, ऊपर बाल हैं, वो देखने में सींग जैसा लगता है। कंबाइंड फॉर्म में ऐसे सिवेट तो नहीं कह सकते, सिवेट कॉफी होती है ना, वैसे एक सिवेट कॉफी के बारे में सुना है? एक सिवेट नाम की बिल्ली टाइप की स्पीसीज होती है, उसको कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं, उसके बाद में जब वो एक्सक्रीटा करती है उसकी एक्सक्रीटा को कलेक्ट करते हैं, उससे सिवेट कॉफी बनाते हैं और दुनिया की सबसे महंगी कॉफियों में आती है। उसके बारे में कभी सर्च करिएगा। मतलब मुझे तो शौक नहीं है सिवेट कॉफी पीने का, लेकिन आपको पीने का शौक हो तो मैकेनिज्म थोड़ा देख लीजिएगा, फिर इच्छा हो तो पीजिएगा। एनीवे, तो जो कैराकल होती है वो बिल्ली टाइप का एक जानवर है, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, एक फैमिली होती है बेसिकली। ठीक है, और ये इनके स्पेसिफिकेशन कुछ हैं, एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ये न्यूज में थे, और इनकी जो हैबिटेशन है वो कहाँ पे। तो इट इज अ नॉकटर्नल एनिमल। पहली चीज तो ये, नॉकटर्नल एनिमल कौन से होते हैं? एक तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले, और दूसरे उल्लू, और तीसरे चौकीदार। नॉकटर्नल वो होते हैं जो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रिपरेशन करने आते हो तो होता नहीं है रात में चाय वाय पी रहे हैं, छुट्टा पी रहे हैं, पराठे खाने रात में चले गए राक्षसों की तरह 12-1 बजे, उसके बाद में सुबह की चाय पी के सोने जाते हैं। तो नॉकटर्नल एनिमल से नॉकटर्नल स्पीसीज ऐसे ही होते हैं, रात भर जागना दिन भर सोना, मतलब रात भर जागना दिन भर सोना, भाई नॉकटर्नल। तो ये भी आपका जो कैराकल होता है नॉकटर्नल होता है, विच हैज अ ट्रेडिशनली बीन वैल्यूड फॉर इट्स लिथिनेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी टू कैच द बर्ड्स इन द फ्लाइट। दिखने में आपको ऐसा लग रहा है पैरों पे चलने वाला जानवर, लेकिन ये उड़ती हुई चिड़ियाएं पकड़ लेता है। दे टिपिकली यूज्ड अबैंडन्ड porcupine burrows and rock crevices for their maternal dens, but they can be found in their young dense vegetation। यानी ये बच्चा अच्छा पैदा करने के लिए मैटरनल डेंस, उसी को कहते हैं प्रेग्नेंट होते हैं बच्चा अच्छा देना है, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये पोर्क्यूपाइन के जो बुरोज होते हैं, पोर्क्यूपाइन पता है ना आपको, शाही वगैरह जो होता है, ठीक है, उसके जो बने हुए जमीन में गड्ढे होते हैं उसमें रहना पसंद करता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो ये डेंस वेजिटेशन, घने हुए वेजिटेशन में रहते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन इनकी देखने की कोशिश करी कि इंडिया में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये राजस्थान में पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी टेक्निकली इंडिया के वेस्टर्न रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं, और गुजरात में स्पेसिफिकली कच्छ रीजन में, मध्य प्रदेश में मालवा प्लेटू में, और राजस्थान में अरावली हिल रेंज में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ में जो यूपी और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है, यूपी में तो नहीं लेकिन हाँ मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड दोनों में आता है ना, यूपी और एमपी दोनों में, बुंदेलखंडी में ही बोलते हैं। वो मूवी बनी थी अभी 12th फेल 12th पास करके, तो वहां पर भी जो प्रोटैगनिस्ट था वो वहीं का था, बुंदेलखंड का।
चंबल बीहड़ रीजन बोलते हैं उसको, तो बुंदेलखंड रीजन में भी ये कैरबस पाए जाते हैं आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो इंडिया की बात थी, दुनिया में देखें तो अफ्रीका में पाए जाते हैं, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया में, ठीक है। दे लव टू लिव इन द वुडलैंड, सवानास एंड इन द स्क्रब फॉरेस्ट। सवाना इज द वर्ड यूज्ड फॉर विच कंट्रीज वेजिटेशन? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। सवाना को ग्रेट गेम लैंड करके भी कुछ बोला जाता है। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे पाया जाता है एग्जैक्टली सर्च करिए, देखिए नॉर्दर्न अफ्रीका है, सदर्न अफ्रीका है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है। और साहिल रीजन जरूर देख लीजिएगा, जब भी आप सवाना की बात करें तो एक वर्ड और न्यूज में आता है साहिल रीजन, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना कि ये साहिल रीजन कहाँ है। बस इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये दोनों ही रीजन आपके नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं और काफी हद तक पैरेलल हैं, लेकिन सवाना ग्रासलैंड का नाम है और साहिल एक ज्योग्राफिकल रीजन है जो अप्रॉक्सीमेटली 11 से 13 कंट्रीज हैं जो नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया, लीबिया, इधर से वेस्ट से लेके ईस्ट तक उनको इनकम्पास करता है। तो देखना इनके बीच में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं, ठीक है। एनीवे, तो उसके बारे में तो आपने देख लिया जानवर के बारे में। ये वुडलैंड, सवानाज और स्क्रब फॉरेस्ट में पाया जाता है। दुनिया में अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में पाया जाता है। इंडिया में आपको होता है एमपी, गुजरात एंड राजस्थान, ये सब इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ये हाईलाइट पता नहीं क्यों कर दिया, बट कंजर्वेशन स्टेटस है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 की कैटेगरी में रखा गया है। ये अभी न्यूज में था, तो हो सकता है यूपीएससी अपने प्री में पूछ रहे एनवायरमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ दिस टॉपिक वाज आल्सो इन न्यूज रिसेंटली, क्योंकि तलाक न्यूज में रहता है। आपको पता ही, पहले ट्रिपल तलाक पे बैन लगा, तलाक के बिद्दत, फिर तलाक के हलाला की बातें हुई, उस पर भी बातें चली, उसको बैन कर देना चाहिए। सेम वे में एक और तलाक की फॉर्म होती खुला। अब आप कहोगे तलाक और खुला में अंतर क्या है? अंतर बेसिकली ये है कि आदमी ने औरत को तलाक दिया तो उसे तलाक कहा जाएगा, और औरत ने यूनिलैटरली आदमी को तलाक दे दिया उसे खुला कहा जाएगा, ठीक है। एक मुता विवाह भी होता है, बट दैट इज अ कॉन्टेक्चुअल मैरिज। अभी हम तलाक और खुला के बारे में बातें कर रहे हैं। तलाक मतलब आदमी ने औरत को दिया, तलाक बिद्दत हो सकता है, तलाक हलाला हो सकता है, बहुत तरह के तलाक होते हैं, ठीक है। और अगर औरत इनिशिएट कर रही है तलाक को तो उस प्रोसेस को कहा जाएगा खुला, ठीक है। खुला इज द प्रैक्टिस विद इन द इस्लामिक लॉ। तो पहली चीज क्या है? इट इज अ प्रैक्टिस, ये इनफॉर्मल वर्ड नहीं है, हवाबाजी में नहीं बोल रहे हैं, इस्लामिक लॉ में डिफाइंड वर्ड है। दैट एम्पावर्स द मुस्लिम वुमेन टू यूनिलैटरली सीक सेपरेशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। यूनिलैटरली अपने इनिशिएशन से, यानी कि औरतों को भी डिवोर्स के मामले में अधिकार मिले हैं इस्लामिक लॉ में। इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कुरान। दिस इज डिजाइंड टू सेफगार्ड द वुमेन्स राइट एंड ऑपरेट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द इस्लामिक लॉ। यानी कि ये इस्लामिक लॉ के एम्बिट से बाहर जाके बात नहीं करता है, इस्लामिक लॉ के एम्बिट में ही वुमेन को राइट मिला हुआ है कि अगर उनका डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, शादी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम है, तो दे कैन यूनिलैटरली इनिशिएट द डिवोर्स प्रोसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ खुला। ये वर्ड काफी न्यूज में था अभी। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द वाइफ इनिशिएटिंग द डिवोर्स बाय फॉर्मली रिक्वेस्टिंग इट फ्रॉम द कोर्ट, प्रोवाइडिंग अ वैलिड रीजन सच एज द इनकॉम्पेटिबिलिटी, अब्यूज और द नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब होता है पति का ध्यान ना देना, दूसरी तीसरी शादी कर ली, पहली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नेग्लेक्ट का केस हो सकता है। या फिर बाहर अफेयर चल रहा है, या कहीं अफेयर नहीं चला बट बीवी में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये नेग्लेक्ट का केस हो सकता है। अब्यूज का मतलब क्या है? डोमेस्टिक या मेंटल काइंड ऑफ अ वायलेंस, ठीक है। अब्यूज का गाली गलौच नहीं होता, मारने पीटने को भी अब्यूज में गिना जाता है, फिजिकल अब्यूज कहते हैं उसको। इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब है कॉम्पेटिबिलिटी नहीं बन पा रही है, उसके सोचने का तरीका अलग है, आपके अलग तरीके का, वो ज़्यादा खुले विचारों का है, आप थोड़े कंजर्वेटिव हो, या आप लिबरल हो, वो कंजर्वेटिव है, तो इनकॉम्पेटिबिलिटीज को कहते हैं। नहीं बन पा रही शादी, तोड़ दो, दैट काइंड ऑफ द थिंग। इन द खुला प्रोसेस देयर इज आल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ द वुमेन रिटर्निंग द मेहर और रीचिंग अ फाइनेंशियल सेटलमेंट, दैट काइंड ऑफ द थिंग। मेहर एक रकम होती है जो शादी के टाइम पे लेन देन में यूज होती है, जैसे हिंदुओं में डॉरी होती है, बट यहाँ रिवर्स होती है, तो उसका भी सेटलमेंट कर दिया जाता है। फॉलोइंग अ खुला डिवोर्स द हस्बैंड एज्यूम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द चिल्ड्रन। खुला का मतलब ये नहीं है कि वाइफ ने तलाक ले लिया या डिवोर्स ले लिया तो पति की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, उसके बाद भी वो अपने जो वार्ड्स होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं, उनका एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट के देखरेख करने का जिम्मेदार होता है, ठीक है। दैट वाज अबाउट द खुला। तो जब खुला की बात की तो थोड़ी सी तलाक की कर लेते हैं। तलाक ऑकर्स व्हेन द हस्बैंड इनिशिएट्स द डिवोर्स। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ, वंस अ मैन प्रोनाउंसेस द तलाक, द मैरिज इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द तलाक बिद्दत। अगर पति ने 3 बार तलाक 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 कहा, ट्रिपल तलाक जिसको बोलते हैं, तो तलाक बिद्दत होता है वो, ठीक है। और भी तरह के तलाक होते हैं, तलाक हलाला भी होता है, बट बिद्दत इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। बट अनलाइक खुला वेयर इन अ मुस्लिम वुमेन नीड्स टू फॉर्मली गिव अ रीजन फॉर द डिवोर्स, इन तलाक अ मुस्लिम मैन कैन डिवोर्स द वाइफ विद और विदाउट एनी कॉज एंड देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट। दोनों में डिफरेंस ये है कि आदमी को अगर तलाक लेना है तो उसको रीजन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर औरत को खुले को इनिशिएट करना है, खुला को, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा इट वाज अ केस ऑफ अब्यूज, नेग्लेक्ट, और इट वाज अ केस ऑफ वायलेंस। और डोमेस्टिक क्या मेंशन किया था तीसरा? इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। After taking a talaq, a Muslim man has to repay his former wife a dowry and property if any owned by her. तलाक लेने के बाद में आदमी को जो मेहर की रकम होती है वो अपनी लौटानी पड़ती है, that kind of the thing. So that was all about the lecture. We tried to include some of the topics that were in news since the April 1 to like April 10.
ठीक है। और साथ साथ में जो आज का एक टॉपिक था वो भी हमने लेने की कोशिश की थी। नाउ इन अवर नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई टू क्लब सम ऑफ द न्यूज़ दैट हैव बीन मिस्ड बिकॉज ऑफ सम रीजन, लाइक द होली वाज देयर एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, यू नो। आप लोग भी पढ़ नहीं रहे थे, मैं भी पढ़ा नहीं पा रहा था। तो जो मार्च का जो लास्ट पीरियड था, लाइक 15-16 के मार्च वाला, कुछ उधर की न्यूज़ है और कुछ जो इधर की न्यूज़ मिस हो गई, उनको क्लब करके हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।